नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और आज क्लास 9th का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाने, थोड़ा सा ये समझें कि इस किताब में ये किताब 2 खंड में डिवाइड है। तो पहले खंड में क्या क्या पढ़ा जाएगा, इसकी थोड़ी सी समरी दी हुई है। ठीक, समरी समझते हैं ना, सारी चीज़ों का निचोड़, वो समझ लीजिए कि क्या क्या है चैप्टर्स में, क्या क्या पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में। इस खंड में फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाज़ीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। नाज़ी यानी हिटलर, याद आया? हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। तो आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़नी है, रशिया में जो क्रांति हुई थी वो पढ़नी है, और कैसे नाज़ीवाद का उदय हुआ ये पढ़ना है। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब भी आप विश्व का इतिहास पढ़ते हैं या आज के विश्व को समझने की कोशिश करते हैं, आज की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो बगैर इतिहास जाने तो वैसे भी आप वर्तमान नहीं समझ सकते हैं। ये तीनों घटनाएं बहुत अहम योगदान देती हैं। जैसे अध्याय पहला क्या है, जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हमको लगता है ना कि मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता ये सब बहुत सहज, सुलभ और सामान्य है, कि हम आज़ाद हैं, हमको लगता है ये तो नॉर्मल है। ठीक, एकदम किसी का जबरदस्ती हमारे ऊपर अन्याय नहीं है, इक्वालिटी है, हम लोग स्कूल में आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक, लड़कियां स्पेशली फीमेल्स पढ़ रही हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, जो निम्न वर्ग हैं, सब आराम से पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये सब बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन हमेशा ये सामान्य नहीं रहा है। हमको याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास है, और फ्रांसीसी क्रांति के जरिए इस इतिहास के एक हिस्से को हमको समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। राजतंत्र माने मोनार्की, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। मोनार्की यानी राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। ठीक, यानी जनता को कभी मौका ना मिले, इस तरह का राजतंत्र, तो उसको समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। विशेषाधिकार माने प्रिविलेज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं विशेष अधिकार। इस पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था का उदय हुआ। क्रांति के दौरान किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। ठीक है, द्योतक माने कि अब एक नया युग आने वाला है। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। माने ये फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है कि सबके इक्वल राइट्स हैं और सब अपने इक्वल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। ये सामान्य सी सोच हो गई राजनीतिक, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? फ्रांसीसी क्रांति को। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। नाना माने कई, नाना माने आपके नाना नहीं, कई प्रकार से समझा गया। ठीक है, भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। बेसिकली मोटी मोटी बात ये लिखी हुई है कि जितने भी देश किसी के उपनिवेशवाद थे, जैसे मसलन हम लोग भारतीय किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। ऐसे जगह जगह कहीं डच गुलाम बनाए हुए थे किसी को, कहीं फ्रांस वाले गुलाम किसी को बनाए हुए थे। तो ये जितने उपनिवेशवादी देश थे, सब लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए और कई कई तरीके का विचार दिए। लेकिन ये सारी घटनाएं, सारी सोच कहाँ से केंद्रित थी, कहाँ से आ रही थी? फ्रांसीसी क्रांति या जो भी आंदोलन की भाषा थी या मुहावरे थे उस समय के, वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही मिल रहे थे। ठीक, तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ेंगे? यूरोप में समाजवाद का आगमन और उस नाटकीय घटना क्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। यानी रशिया में जो क्रांति हुई और वहां के शासक जार निकोलस द्वितीय को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का
एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। बेसिकली इक्वालिटी की ही बात थी ना, लेकिन रशिया में जो क्रांति हुई उसमें आर्थिक समानता की बात हुई। यानी आर्थिक माने क्या, आसान भाषा में समझिए, रुपया पैसे के मामले में बराबर हो। इस तरह से बराबरी हुई कि नहीं कि एक लोग के पास 1 करोड़ रुपया, एक लोग के पास 1,000 रुपया है ना। जो भी आर्थिक चीजें हो, जो भी अर्थ हो, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और मजदूर यानी छोटे तबके के लोग, जो मजदूर हैं, जो किसान हो, उनकी बेहतरी के बारे में बात करी गई। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलाव, जो नई इस आधार पे यानी रशिया में क्रांति के बाद जो नई सोवियत सरकार बनी, उसके बदलाव, उसके सामने आई समस्या और उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे कि जो बदलाव किए, जो सवाल उठाए, जो नई चीज़ें लेके आए, जो नया रूल एग्जीक्यूट किए, उसके बाद उनके सामने क्या समस्या आई, क्या समाधान किया गया, इन सब के बारे में जाना जाएगा। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। ये बात तो सही है कि सोवियत यूनियन ने मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण, जो कंपलसरी चीज है नो डाउट, इसके लिए तो कई बड़े बड़े कदम उठाए, लेकिन उसने अपने नागरिकों के तमाम सारे ऐसे राइट्स का हनन किया, वॉयलेशन किया, जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक जैसे हम लोग भारतीय एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी संविधान के बारे में जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि आपके पास फंडामेंटल राइट है। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ से कहाँ तक है आपके पास फंडामेंटल राइट। तो ऐसे तमाम सारे अधिकारों का हनन भी किया। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। ठीक, इसके बावजूद भी जो समाजवाद का नारा है वो तमाम उपनिवेशवाद वाले जो कंट्रीज थी उनके विरोध आंदोलन का नारा बना। मसलन आप भगत सिंह का नाम तो जरूर सुने होंगे। भगत सिंह पक्के समाजवादी थे। ठीक है, वो अगर ये कहानी भी आपने सुनी होगी कि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, फांसी होने से पहले वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ठीक, वही लेनिन जो रशिया में क्रांति करवाए थे, है ना। और जब उनसे जेलर ने पूछा कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो भगत सिंह ने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहा है। भले से सोवियत यूनियन किस तरह से था, किस तरह से उनके अधिकारों का हनन उनके नागरिकों का हो रहा था, लेकिन जो उपनिवेशवादी कंट्री थी उन्होंने समाजवाद को अच्छे से अपनाया, और जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन चल रहे थे उसमें समाजवाद एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। भगत सिंह इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आज सोवियत यूनियन बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है। आज आप जान ही रहे हैं, अब सोवियत यूनियन नहीं रहा, अब सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज में टूट चुका है। ठीक, इस समय मौजूदा स्थिति की बात है, और उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी जो है वो आप रशिया को मान सकते हैं, जो उत्तराधिकारी बन के निकला है। लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में ये सबसे शक्तिशाली ताकत थी। आज भले से वो कमजोर हो गया है, लेकिन अगर आप 20वीं सदी में ताकत को देखेंगे, शक्तियों को एक क्रम में सेट करेंगे, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर आप शीत युद्ध के बारे में सुने हो तो वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के ही बीच हो रहा था। अमेरिका एक महाशक्ति, और शक्ति नहीं महाशक्ति, ठीक है, शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच हुआ था। तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ा जाएगा? तीसरे चैप्टर में हम लोग जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नात्सीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नात्सी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा और स्कूलों व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे कि जर्मनी में क्या स्थिति थी बच्चों की, क्या स्थिति थी औरतों की। ठीक है, किस तरह से हिटलर उनको यातना देता था, ये सारी बातें पढ़ा जाएगा चैप्टर नंबर 3 में। और इस अध्ययन से हमको पता चलेगा कि नात्सीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था। जो उसके देश में माइनॉरिटीज थी, जो माइनॉरिटीज थी उनको जो बेसिक राइट होता, बेसिक माने अगर आपके पास जीने का अधिकार नहीं होगा तब कौन अधिकार होगा? ये तो कॉमन सी बात है, जिंदा रहेंगे तब किसी ने अधिकार का उपयोग करेंगे, मार ही दे रहे हैं तब कौन सा अधिकार? तो ये ही राइट छीन लिया। और किस तरह उन्होंने यहूदियों का
सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया। ये सारी चीजें डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा जाएगा। और लोकतंत्र और समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। रशिया सोवियत यूनियन में क्या हो रहा है, समाजवाद को बढ़ावा मिल रहा है। हिटलर क्या कर रहा है, नाजीवाद का उदय हो रहा है, लोकतंत्र और समाजवाद के खिलाफ तगड़ा युद्ध छेड़ दे रहे हैं। ठीक है, नाजीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाल, पैशाचिक माने समझते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पिशाच भूत, एकदम भूतों की तरह चाहे, मतलब चाहिए तो चाहिए, सत्ता पावर किसी ना किसी तरीके से चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, ये मतलब होता है। हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है, माने नाजीवाद का सिर्फ ये मतलब नहीं कि कुछ छुटपुट कहानियां आप पढ़ लें कि कंसंट्रेशन कैंप था हिटलर का। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ पावर, हिटलर को सिर्फ पावर की चाह थी, बल्कि ये विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। हम लोग डिटेल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आप नाजीवाद देखिए, हम लोग जिस स्थिति में है ना, जिस समय में हम लोग पैदा हुए, बहुत अच्छे समय में पैदा हुए हैं। तमाम सारी विकृत घटनाएं हो के खत्म हो गई हैं और हमारे पूर्वजों ने, सबको आप ये जोड़िए कि उन्होंने एक नई व्यवस्था, सेट पैटर्न तैयार कर दिया। अगर आपने भारतीयों को लेकर जोड़े, गनीमत है कि 1947 के बाद हम लोग पैदा हुए हैं। आप सोचिए गुलाम भारत में पैदा हुए होते तो जो आज जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप को उस स्थिति में कभी ना पाते, ये बात आप मान लीजिए। ठीक, तो उन सब का कहीं ना कहीं योगदान है। तो ये सारी दिल दहलाने देने वाली व्यवस्था की कहानी है नाजीवाद का उदय। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफी प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नाजीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। ऐसा नहीं है, हिटलर एक मुहावरा बन गया कि हिटलर है। हिटलर माने अनरीजनेबल काम करना, केवल पागलों जैसा चिल्लाना और किसी को भी मारना, बुद्धि ना इस्तेमाल करना, ये मुहावरे का मतलब हो गया हिटलर का। तो ऐसा नहीं है, भारत में कुछ लोग हिटलर से प्रभावित जरूर हुए, पर अधिकांश को खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता, लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है, वह हिंसा, निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की भी कहानी है। ठीक है, मतलब सिर्फ लोकतंत्र की ही कहानी नहीं है, उसमें और क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। हिंसा है, वायलेंस है, निरंकुशता यानी किसी भी तरह निरंकुश शासन ये है, और महाविनाश, विनाश नहीं महाविनाश की कहानी है। ठीक, जब किसी चीज में महा लग जाता है तो उसकी इंटेंसिटी और हाई हो जाती है। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि इन 3 चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहले में हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग रशिया की क्रांति पढ़ेंगे, और तीसरे में हम लोग हिटलर या नाजीवाद के उदय का कहानी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रांसीसी क्रांति।